दोस्तों, एक 70 साल का आदमी जो कि मजदूरी कर रहा था, लेकिन शरीर से इतना कमजोर था, काम कर नहीं पाता है। और उस पर जब मालिक की नजर पड़ती है तो बहुत बेइज्जती के साथ उसको काम से निकाल देता है। लेकिन जब उसे बाद में पता चलता है कि आखिर वो बुजुर्ग आदमी किस मजबूरी में काम कर रहा था, दोस्तों उसके ऊपर उसकी बीमार और बूढ़ी पत्नी और एक जवान बेटी का बोझ था। इसीलिए वो किसी भी तरीके से उनका पेट पालता था। दोस्तों, जब ये बात मालिक को पता चलती है उसे बहुत पछतावा होता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक दिल को छू लेने वाली ये कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के पटना की। एक व्यक्ति जिनका नाम रामनाथ होता है, वो एक छोटी सी नमकीन की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, जिसे उनका बेटा जिसका नाम सूरज होता है वो चलाने वाला था। अब उसी फैक्ट्री के निर्माण के लिए कुछ 5-7 मजदूरों बुलाकर लाते हैं और उसके बाद काम शुरू होता है। उन्हीं मजदूरों में एक व्यक्ति जिसका नाम दयाराम होता है, उनकी उम्र 70 साल की होती है। वो भी काम करने के लिए चले आते हैं। अब जहां सारे मजदूर दोस्तों, क्योंकि वो हार्ड वर्क था, सीमेंट की बोरी उठानी थी, ईंट उठाने थे, फावड़े कुदाल चलाने थे, तमाम काम था। तो जहां सारे मजदूर 10 ईंटें उठाते थे, वही वो मुश्किल से 5-6 ईंटें ही उठा पाते थे। हालांकि उनकी स्थिति ऐसी भी नहीं थी। और जब 3-4 दिन वो काम कर लेते हैं और उनके ऊपर रामनाथ की नज़र पड़ती है, क्योंकि दोस्तों वो सबके ऊपर नज़र रखते थे, तो उन्हें लगता है कि दयाराम से तो उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। और फिर वो एक दिन दयाराम को और जो 2 लोग और होते हैं जो कि काम चोरी करते थे, उनको काम पर आने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि कल से आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, जब अगले दिन वो 2 लोग तो नहीं आए जो काम चोरी करते थे, लेकिन जो दयाराम थे वो आकर काम कर रहे थे। 2 घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद रामनाथ आते हैं। जब वो देखते हैं दयाराम को काम करते हुए, तो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कल आपको मना किया था, आज फिर तुम क्यों चले आए। वो कहते हैं कि साहब, काम तो कर ही रहा हूं, जो भी मेरे से बन पड़ रहा है। तो रामनाथ कहते हैं, क्या काम कर रहे हो? काम करो कि मेरा नुकसान कर रहे हो? जब काम करने की उम्र थी तब काम किए नहीं, इधर उधर मस्ती मार रहे होगे, पी पा के घूम रहे होगे। अब शरीर में जान नहीं है तो दूसरे का नुकसान करने चले आए हो। जब तुम्हें कल मना किया था क्यों चले आए? अब दोस्तों, ये बात सुनकर वो बहुत शर्मिंदा होते हैं दयाराम। उसके बाद कहते हैं कि साहब, आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन हर आदमी गलत नहीं होता है, कुछ आदमी की मजबूरी भी होती है। आपको कैसे पता कि मैंने क्या किया अपने जीवन में? तो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे अच्छे भले से कोई मतलब नहीं है, तुम जो है ये काम छोड़कर चले जाओ। और उसके बाद दोस्तों, जो दयाराम थे वो काम छोड़कर चले जाते हैं। वहीं पर रामनाथ का बेटा सूरज खड़ा था। उसे ये बात बहुत बुरा लगता है, अपने पापा की ये बात, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता। दयाराम चले जाते हैं। फिलहाल काम चलता रहा। जब 3 दिन बीत जाते हैं तो दोस्तों, वहां पर एक 24-25 साल की लड़की जिसका नाम अंजलि होता है, वो आती है और जो लेबर थे उनसे पूछती है कि मालिक कहाँ पर हैं। लेबर लोग बता देते हैं कि मालिक वो खड़े हैं। दोस्तों, उस समय सूरज वहां पर था, उसके पिता रामनाथ आए नहीं थे। वो सूरज के पास जाती है और नमस्ते करती, हाथ जोड़कर। सूरज कहता है, नमस्ते, बताइए। कहती है कि मेरे पिताजी यहाँ पर काम किए थे, 2 दिन का उनका मजदूरी बाकी है, 800 रुपये, तो वो मैं लेने आई हूँ। तो अब वो दोस्तों अंजलि को ऊपर से नीचे निहारने लगता। कहता, अच्छा, वो आपके पिताजी थे? कहती, हाँ, मेरे पिताजी थे। तो कहता है कि ऐसा है कि हाँ, उनके पैसे बाकी होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल पैसे नहीं हैं, और पैसे जो है मेरे पापा आएंगे तब देंगे। तो वो कहती है कि आप मना मत करो, क्योंकि मुझे दवाई लेनी है। दोस्तों, वो पर्चा लेकर आई थी। वो पर्चा जो है वो सूरज को दिखा देती है। सूरज कहता है, किसकी दवा लेनी है? कहती है, मेरे माँ की दवा लेनी है। सूरज कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये पर्चा मुझे दे दो, पैसे वाकई में मेरे पास नहीं है, और मैं जो है दवा खरीद कर पहुँचा दूंगा। कितने दिन की दवा लेनी है? अंजलि कहती है कि जो भी पैसे निकल रहे हैं, 800 रुपये पिताजी बता रहे थे, तो जितने भी आए, 7-8 या 10 दिन की दवा आएगी, वो लेकर आप भिजवा देना। जाते हुए हाथ जोड़ती है, कहती, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप भूलना मत, दवाएं बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद दोस्तों उसके पिताजी आते हैं, तो अपने पिता से वो पैसे नहीं मांगता,
और फिर घर पर जाता है, अलमारी से पैसे निकालता है, मेडिकल स्टोर पर जाता है, वहाँ से वो 800 रुपये की दवा लेता है, 10 दिन की दवा मिलती है और फिर वो अंजलि के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है। वहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर अंजलि का घर होता है। जब वहाँ पर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है दोस्तों, दरवाज़ा जो है अंजलि खोलती है। उसके हाथ में दवा का पन्नी देखकर वो खुश हो जाती है और उसके बाद कहती है, नमस्ते करती है, कहती है आइए आप अंदर आ जाइए। वो अंदर जाता है, वहाँ पर दयाराम बैठे थे, एक चारपाई पर अंजलि की माँ लेटी हुई थी, वहीं पर वो खड़ा हो जाता है और फिर अब दोस्तों उस घर को निहारने लगता है। घर का कोना कोना उनके हालात को बयां कर रहे थे, उनके गरीबी का जो है वो सबूत दे रहे थे। फिलहाल उनके पास एक कुर्सी भी नहीं थी कि उसको बिठाएं। अंजलि भागकर जाती है, पड़ोसी से कुर्सी मांग कर लाती है और वहाँ पर रख देती है, कहती बैठिए आप। वो दोस्तों बैठ जाता है और उसके बाद वो दयाराम से कहता है कि अंकल आप काम पर क्यों नहीं आए। दयाराम कहते हैं कि बेटा कैसे काम पर आऊँ, आपके पिताजी ने, आप तो थे ही वहाँ पर, इतनी शर्मिंदगी मुझे हुई, इतनी बेइज्जती के साथ उन्होंने मुझे उल्टा सीधा कह के भगा दिया, तो फिर मैं काम पर किस लिए आऊँ। वो कहता है कि हाँ अब पापा तो हैं ही ऐसे। और फिर उसके बाद दोस्तों जो अंजलि थी एक गिलास पानी लाती है, उसको देती है, वो पानी पीता है। उसके जो पिताजी थे दयाराम, वो उठते हैं, कहते हैं कि मैं चाय लेकर आता हूँ। सूरज जो है मना करता है, कहता है रहने दीजिए अंकल, चाय की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो अंजलि की माँ थी वो कहती है ले आइए। और फिर दोस्तों वो चाय लेने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो अंजलि की माँ थी वो कहती है कि बेटा ये बात सही है कि इनके शरीर में जान नहीं है, काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि 5-7 लेबर हैं तो उसमें अगर ये कुछ कम ही करेंगे तो उन्हीं के साथ चलते रहेंगे, 2-4 पैसे मिल जाएंगे। और मजबूरी है मेरी, 2-2,500 रुपये महीने की दवा आती है और ये देखो बेटी है 24-25 साल की हो रही है, इसके साथ के जो भी थे, जो लड़कियां थीं उनकी बाल बच्चे वाली हो गई, उनकी शादी हो गई, तो बहुत जिम्मेदारी है उनके ऊपर। तो इसीलिए यही सब कहकर दोस्तों वो जो सूरज था वो उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। कहता है कि आपके साथ और कौन कोई नहीं है क्या, आपके बेटे वगैरह। वो कहती हैं बेटे तो हैं, 4 बेटे हैं, लेकिन सब अपने बीवी बच्चों में बिजी हैं और उनसे ही उनका खर्चा नहीं अटता तो हमको क्या देंगे। वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर 4 हैं तो अगर 1-1 हज़ार रुपये भी दें तो आपका काम चल जाएगा। वो कहती है अगर वो 100-100 रुपये भी दें तो हम उसमें भी खुश रह लेंगे, लेकिन वो भी नहीं देते। अपना सुखी रहें, भगवान उनको सुखी रखे, हमारा क्या। यही सब कहती हैं। तब तक दोस्तों जो दयाराम थे वो चाय लेकर आ जाते हैं, अंजलि को देते हैं, कहते हैं चाय गिलास में डाल के दे दे भैया को। वो जो चाय थी दोस्तों, चाय भी एक ही वो लेकर आए थे। इसका मतलब ये था कि उनकी इतनी भी वो हैसियत नहीं थी उस समय कि वो सबके लिए चाय ला पाते। अब वो एक स्टील के गिलास में एक चाय से थोड़ी सी ज़्यादा थी वो डाल देती है और उसके बाद वो सूरज को पकड़ाने लगती है। सूरज कहता है अरे पहले अंकल को दीजिए, लेकिन अंकल तो एक ही चाय लाए थे। दयाराम कहते अरे बेटा मैंने पी लिया है, आप पीजिए। और फिर उसके बाद दोस्तों वो चाय ले लेता है, फिर कहता है कि अरे आंटी को दीजिए। तो और इतना कहते हुए दोस्तों वो अंजलि की माँ को वो चाय पकड़ा देता है। अंजलि की माँ चाय पकड़ लेती हैं। उसके बाद अब अंजलि करे तो क्या करे, अपनी माँ से कहती है कि मम्मी अभी तो तू चाय पी थी और इतना चाय पिएगी नुकसान करेगा। उसकी माँ कहती है क्या नुकसान करेगा, कितना परहेज करूं। अब दोस्तों बीमार आदमी जो है उसे खाने पीने की चीजें कुछ अच्छी लगे या ना लगे, चाय जो है उसे जरूर अच्छी लगती है। वो चाय हाथ में ले लेती हैं और एक चुस्की मार भी देती हैं और कहती हैं कि अब भैया को भी चाय दे। दोस्तों चाय तो एक ही थी। वो कहती है कि पापा चाय ही एक लाए थे, अब चाय कहाँ पर है। अब दोस्तों आप समझ सकते हो कि उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। साथ ही जो सूरज था वो भी सोचता है यार मैं यहाँ पर बैठा ही क्यों हूँ। वो कहता अरे कोई बात नहीं, मैं 3-4 चाय सुबह से पी चुका हूँ, इतना चाय नहीं पीता, आप पीजिए आंटी। अब उनसे वो चाय पिया नहीं जा रहा था। फिलहाल वो चारपाई के नीचे रख देती हैं और फिर उसके बाद
वो सोचता है काश मैं इनकी 1 महीने की दवा लाया होता। उसे बहुत पछतावा होता है। फिलहाल वो उठता है, कहता है ठीक है अंकल मैं चलता हूँ, और 1000 रुपये वो दयाराम को उनके हाथ पे रख देता है। अब दोस्तों वो कहते हैं कि भैया ये क्यों दे रहे हो? वो कहता है आपकी जो मजदूरी थी। कहते हैं लेकिन दवा के पैसे? कहता कोई बात नहीं, दवा मैं अपने तरफ से ले आया हूँ और ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप जो है इसको रख लीजिए, और अगर आप काम पर आएंगे तो अच्छा लगेगा। वो कहते भैया काम पर तो मैं आऊँगा नहीं, और अगर काम पर नहीं आना तो फिर पैसे किस लिए रखूँ, आप ये पैसे अपने पास ही रखिए। वो उसके हाथ में पैसा देते हैं, ज़बरदस्ती रख देते हैं, और फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। घर में से निकलता है तो उसके पीछे पीछे जो अंजलि थी वो भी निकल जाती है, और उसके बाद कहती है कि सुनिए, रुक जाता है। कहती है कि अब देखिए उस दिन पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ था, मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से आने के बाद मेरे पिता को इतना दुख हुआ था कि वो बहुत रोए थे, और ज़िंदगी में मैंने पहली बार उनको इतना रोते हुए देखा था। वो कह रहे थे कि आज तक मुझसे किसी ने इस तरीके से बात नहीं की, जिस तरीके से मुझे वहाँ पर उतने लोगों के सामने बेइज्जती करके और मुझे जो है काम से निकाल दिया गया। तो अब उस दिन क्या हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे, अगर कुछ मेरे पिताजी से गलती हुई है, हम लोगों से गलती हुई है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो कहता है कि अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, लेकिन आप ये पैसा रख लीजिए। वो कहती है नहीं नहीं रहने दीजिए पैसा, लेकिन उसके हाथ में कहता है कि अपना समझ कर रख लीजिए, कुछ अपना समझ लीजिए, मुझे उधार समझ कर रख लीजिए। उसके हाथ में दोस्तों वो पैसा रख देता है और उसकी मुट्ठी बंद कर देता है। जो अंजलि थी वो दोस्तों उसे देखती है, वो उसको देखता है, और फिर उसके बाद दोस्तों वो चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद, वहाँ से जाने के बाद दोस्तों जो सूरज था वो अंजलि को भूल नहीं पाता है। वो उसकी बातें, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका दुपट्टा उसे याद आता है। वो सोचता है कि कब उसको देख लूं। उससे दोस्तों ये बात रही नहीं जाती, उसके दिल में छुपती नहीं है। वो लोगों से बात करने लगता है। धीरे धीरे करके 10 दिन का वक्त बीत जाता है। फैक्ट्री का काम चल रहा था, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन खड़ा होता है, और फिर उसके बाद जब 10 दिन बीत जाता है तो सोचता है यार दवा खत्म हो गई होगी, चलो दवा देने के बहाने चलते हैं, और उससे उस लड़की से मिल आते हैं। वो जाता है, 1 महीने की दवा लेता है, और फिर उसके बाद जाता है अंजलि के घर पे। दरवाज़ा खटखटाता है, एक बार फिर दरवाज़ा अंजलि खोलती है, और उसके बाद वो कहता है ये लो दवाएं, मैं सोच रहा था कि आंटी का दवा ख़त्म हो गया होगा। दवा देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो पर्चा अपने घर पर ढूंढ रही थी, यही सोच रही थी कहाँ गुम हो गया। कहता नहीं, पर्चा मेरे ही पास था। और उसके बाद फिर वो वहाँ पर बैठ जाता है। उसके पिताजी उस समय थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे, और फिर दोस्तों इन लोगों में बातचीत होती है। वो कहता है कि मैं एक्चुअली काम के लिए आया हूँ, क्योंकि अब जो बिल्डिंग है वहाँ पर लोहा गिरा हुआ है, सरिया गिरे हैं, तमाम चीज़ें गिरी हैं, उसके दरवाज़ा वगैरह, तो उसकी देख रेख के लिए एक आदमी की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। वहीं पर अगर वो चाहें तो 24 घंटा रह सकते हैं, तो 1-1.5 महीने का काम है। तो मैं सोचा कि अंकल से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता इस काम के लिए, तो इसीलिए भी मैं आया हूँ कि अगर वो चाहे तो काम कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ। अब उसकी माँ जो थी अंजलि की कहती है कि अब भैया देखो, अगर वो जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जाएंगे। अगर मैं ठीक होती तो मैं ही चलती। तो अंजलि कहती हाँ मम्मी, तू भी चल, मैं भी चलती हूँ, क्या करना है वहीं पे रहना है, देखभाल करना है। ये कहता है कि अरे लेबरों के बीच में आप लोग कहाँ जाओगे, लेकिन अंकल को भेज देना। अंजलि कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अगर मुझे काम ही करने देते ये लोग तो ये नौबत नहीं आती, कहीं से मैं ही मेहनत मजदूरी कर लेती। लेकिन ये कहते हैं कि तेरे भाई लोग तुझे मार डालेंगे, हमें मार डालेंगे। अब बताओ ये भी कोई बात है कि भैया लोग पैसे भी ना दें, काम भी ना करने दें। यही सब बातें चलती हैं। तब तक दोस्तों दयाराम आ जाते हैं। दयाराम से वो सारी बात कहता है।
वो कहते हैं बेटा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन इतना आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम सोचेंगे, हल्का काम बता रहे हो तो कर भी लेंगे, जिम्मेदारी से ही देखभाल कर लेंगे, मुझे नींद भी कहाँ आती है, रात भर जगता रहूँगा। और फिर उसके बाद कहते हैं ठीक है बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। जब वो चाय लेने जाते हैं तो अंजलि की माँ टोकती है, कहती है कि देख लेना उस दिन की तरह एक ही चाय लेके मत चले आना। वो थोड़ा सा झल्ला जाते, कहते पागल है, कहने की भी कोई बात है, एक ही क्यों लाऊंगा। और दोस्तों फिर वो जाते हैं, 4 चाय लेकर आते हैं, सारे लोग चाय पीते हैं। और फिर उसके बाद ये जो सूरज था वहाँ से चला जाता है, कहता अंकल आप प्लीज़ जो है काम पर आना। वो कहते हैं ठीक है बेटा मैं आऊँगा, आप मुझे बता देना कब से आना है। वो दोस्तों खुशी खुशी वहाँ से निकलता है और जो अंजलि थी वो उसका शुक्रिया बोलती है, कहती है कि आप जो ये किए हो मेरे लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद, पता नहीं ये एहसान हम कभी चुका भी पाएंगे कि नहीं। और पापा मान गए हैं तो देख लेना आप उनको काम पर लगा देना, क्योंकि वाकई में बहुत मजबूरी है, आप देख ही रहे हो हम लोगों को। सूरज कहता है ठीक है, और फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो सोचता है, वो अपने पिता को जानता था कि ये बहुत कड़क मिजाज के हैं, इन्हें बस काम से मतलब है। तो अपनी माँ से वो रिक्वेस्ट करता है, कहता है मम्मी ऐसी ऐसी बात है, एक बुजुर्ग आदमी है, बहुत गरीब परिवार हैं, और वो जो है काम करना चाहते थे, पापा ने उनको काम से निकाल दिया था, तो ऐसे उनके घर में परेशानी है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो काम पर आने की सोच रहे हैं, तो पापा से बोल दे कि वो जो है उन्हें काम पर रख लेंगे। वो कहती हैं ठीक है क्यों नहीं रखेंगे। अब दोस्तों जब शाम को वो आते हैं, सब लोगों की मुलाकात होती है, तो वो ये बात रामनाथ से कहती हैं। अब दोस्तों अपनी पत्नी की ये बात सुनकर जो रामनाथ थे वो भड़क जाते हैं, कहते अच्छा उसने ये नहीं बताया कि उसकी एक बेटी भी है। तो कहती है कि नहीं ये तो हमें नहीं बताया, ऐसी कोई बात, मैं उससे पूछूंगी। तो रामनाथ कहते हैं उससे क्या पूछोगी, पूछना है तो मिस्त्री से पूछो जो काम करता है, उससे सारी चर्चा इसने कर रखी है, उसका ये दीवाना है, उसके बिना रह नहीं पाता, उसके बिना बेचैन रहता ही है। और तुम माँ बेटे तो मुझे सिखाओगे, किसी दिन फैक्ट्री तो मैं बनवा दे रहा हूँ, बेच लोगे। अब दोस्तों ये सब बात सुनती है तो चुप हो जाती हैं, कहती है मैं उससे पूछूंगी। और फिर अब वो उस समय कहीं गया हुआ था, आता है तो जब पूछती हैं तो दोस्तों हैरान हो जाता है कि पापा को ये बातें कैसे पता। कहता नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया तो था उनकी एक बेटी है। कहती है कहाँ बताया था। कहता आप भूल गई होंगी, और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जो उसकी माँ थी वो समझ जाती है कि बेटे के मन में कहीं ना कहीं उस लड़की के प्रति भी कुछ प्रेम उमड़ रहा है। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि अरे एक आदमी को काम पर रख लोगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं रामनाथ कि मैं नहीं रखूँगा, पैसा मैं लगा रहा हूँ, जिस दिन ये भावनाओं में इससे बोलो मत बहे, जिस दिन कमाना पड़ेगा पता चलेगा, पैसे मैं लगा रहा हूँ तो मैं जिसको चाहूँगा काम पर रखूँगा, जिसको नहीं चाहूँगा नहीं रखूँगा। तो सूरज भी दोस्तों अब नौजवान था, वो भी 25-26 साल का था। कहता है ठीक है, अपनी मम्मी से कहता है ठीक है पापा को बोल दो, फिर मेरे भरोसे फैक्ट्री ना खोलें, मैं अपना कहीं भी कमा खा लूँगा। जब मेरी इतनी भी नहीं चलती कि मैं एक आदमी को काम पर नहीं रख सकता, तो फिर मेरी क्या वैल्यू है। और मैं वहाँ पर बोल दिया हूँ, अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा। दोस्तों अब इन लोगों में बहुत तकरार होती है इस बात को लेकर, एक हिसाब से महाभारत सी ठन जाती है। लेकिन जब कई दिन तक ये तकरार बनी रही तो फिर जो वो मिस्त्री था दोस्तों, चुगलखोर आदमी था, इधर उधर की वो लगाता रहता था। वो ये बात दयाराम से बोल देता है यार तुम्हारे लिए तो उस घर में महाभारत ठन गया यार, और ऐसी ऐसी बाप बेटों में लड़ाई हो रही है। उसके पिता कहते हैं उसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो दयाराम कहते भाई उनसे जाकर बोल देना कि मैं काम पर नहीं आने वाला हूँ, और वो लोग जो है अपना काम करें, मेरे लिए दुनिया पड़ी है, ऊपर वाला जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये बात जो है अंजलि सुन रही थी, उसे बहुत दुख होता है। और फिर उसके बाद वो एक लंबा चौड़ा सा लेटर लिखती है, लाकर एक दिन सूरज के हाथ में, जैसे उसने उसके हाथ में पैसा रख के मुट्ठी बंद किया था, वैसे वो लेटर रख के उसके हाथ में मुट्ठी उसका बंद कर देती है। कहती है कि
टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना। दोस्तों उसी वक्त वो जाकर कहीं वो पढ़ता है, वो तो दे के चली जाती है। उसमें लिखा था कि आपने हमारे लिए जो भी कुछ किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हमारे लिए अपने रिश्ते आप खराब मत करो। भगवान आपको कामयाबी दे, ऊपर वाला आपको तरक्की दे, आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, और आप हमारी चिंता ना करें, अपने पापा की बात माने। और अगर बस आपसे इतनी ही विनती है कि कभी आपको अगर मौका लगेगा या मैं उस लायक हूँ तो कभी मुझसे मुलाकात कर लेना, क्योंकि आपसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, दिल करता है कि आपको कब देख लूँ। अब दोस्तों जब ये चीज़ पढ़ता है तो वो तो उसका दीवाना था ही। अब जब अंजलि की तरफ से भी उसे इशारा मिल जाता है तो दोस्तों वो उसका एक पागल हो जाता है उसके पीछे। और फिर वो अपनी माँ से ये बात कहता है कि मम्मी एक बार आप, ये बात तो नहीं बताता लेटर वाली बात, लेकिन वो कहता मम्मी आप एक बार खुद उस परिवार से मिल लो, कितने वो मजबूर हैं। उसकी माँ दोस्तों, अब आजकल की जो माएँ हैं बेटों की हर बात मानती हैं, वो दोस्तों कहती हैं ठीक है। उसके लिए वो उस परिवार से जाकर मिलती हैं, दयाराम के फैमिली से। जब वहां पर जाती है दोस्तों, जैसे ही इन माँ बेटे को परिवार वाले देखते हैं तो उनके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। पड़ोस से 2 कुर्सी मांग लाते हैं, बिठाते हैं, उनके घर में जो भी पंखा वगैरह था उसको हाथ से डुलाते हैं कि इनको गर्मी ना लगे। और जो अंजलि थी वो उनका पैर धोती है, उनके सर में तेल लगा देती है, पैर में कलर लगा देती है, हाथ में मेहंदी लगा देती है, उनकी बहुत सेवा करती है। और ये देख कर दोस्तों जो सूरज की माँ थी वो तो एकदम गदगद हो जाती हैं। वो उसी वक्त जो है उन्हें अंजलि बहुत पसंद आती है और उसी वक्त वो फैसला कर लेती हैं कि जो है जो भी हो मैं इसी को ही अपनी बहू बनाऊंगी। और फिर उसके बाद वो आती हैं, अपने पति से यह बात बोलती हैं। दोस्तों रामनाथ और भड़क जाते हैं, लेकिन अब ये दोनों लोग माँ बेटे की जिद कि दोस्तों उन्हें आखिरकार हार मानकर उस बेटे की, सूरज की, अंजलि से शादी करनी पड़ती है। साधारण तरीके से ही करते हैं शादी, क्योंकि गुस्से में थे। शादी में वो किसी से बात नहीं करते, दयाराम से बात नहीं करते, अंजलि के और रिश्तेदारों से बात नहीं करते। सबको पता था कि ये जो बाप है वो नाराज है लड़के का। लेकिन शादी करने के बाद दोस्तों फैक्ट्री बन जाती है, छोटी सी फैक्ट्री थी। और उसके बाद 6 महीनों के अंदर अंदर जो रामनाथ थे उन्हें ये एहसास हो जाता है कि अंजलि जैसी बहू जो है वो नसीब वालों को ही मिलती है। वो दिन रात जो है शादी के मात्र कुछ ही दिन बाद से फैक्ट्री में जाकर लगी रहती है, काम करती है, सारा कुछ देखती है, पैकिंग करती है और घर के भी सारा काम करती है। वो दोस्तों अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। 6 महीने बाद जब उन्हें एहसास हो जाता है तब फिर जाकर वो दयाराम से माफ़ी मांगते हैं, उन्हें समधी के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें अपने छाती से लगाते हैं, कहते भाई साहब बहुत से बहुत गलती हो गई, मैं थोड़ा घमंड में था, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे जो है, मेरा जो घमंड था वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। मैंने जो बहू पाई है, आपने जो बेटी को संस्कार दिया है, आज तक मैंने किसी लड़की में देखा नहीं। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद से लेकर शादी को आज दोस्तों 2 साल बीत गए हैं। ये लोग बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही सुखी रह रहे हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फैक्ट्री चल रही है, बहुत आराम से रह रहे हैं। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर 2 शब्द लिखें। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।